नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और आज सुबह में आपका स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात अरविंद केजरीवाल के बनारस दौरे की। अरविंद केजरीवाल ने वाराणसी में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन जिस भीड़ के बीच केजरीवाल ये ऐलान कर रहे थे वो किराए की थी। ये वो भीड़ थी जो उनकी रैली में पहले से वाराणसी भेज दी गई थी। जिस अंदाज में काशी में केजरीवाल का पहला शो हुआ, उससे सवाल उठते हैं कि क्या किराए की भीड़ के सहारे मोदी से भिड़ेंगे केजरीवाल? आखिर क्यों काशी जाते जाते आम आदमी की बजाय वीवीआईपी जैसे दिखने लगे केजरीवाल? इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने इस बड़े मुद्दे पर बड़ी बहस की। आइए आपको दिखाते हैं इस बहस के कुछ अहम अंश। तो सवाल यह है कि क्या किराए की भीड़ के सहारे लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल? हमारे साथ एक बड़ा पैनल यहां पर जुड़ा हुआ है। नलिन कोहली बीजेपी के लीडर जुड़े हुए हैं, रागिनी नायक कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, फिरोज बख्श साहब आम आदमी पार्टी के मेंबर स्टूडियो में हमारे साथ हैं, प्रदीप सिंह साहब सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से मौजूद है, इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी की वहां पर सरकार है और सरकार ने क्या कुछ किया अरविंद केजरीवाल के लिए, कैसा वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया, इस पर भी बात होगी। लेकिन फिरोज बख्श साहब, सबसे पहले मेरा सवाल, पर्चे तो पहले ही बढ़ गए थे, नहाते हुए उन्हें पहले ही कह दिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो फिर ये रायशुमारी का नाटक क्यों? देखिए चौरसिया साहब, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं तो उनके खिलाफ छोटी बात नहीं है, माफ कीजिएगा, ये छोटी बात नहीं है। आप ही कहते हैं जनता से पूछकर फैसला करेंगे, जनता के लिए करेंगे, जनता के द्वारा करेंगे। वो रिजर्व टिकट में जाते हैं, एसी डिब्बे में जाते हैं, तो भाई देखिए बैलगाड़ी में तो जाएगा नहीं आदमी, ठीक है आम आदमी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आम आदमी के रैंक से ये शख्स निकला है और इसने पुलिस के डंडे खाकर, इसने हर वो चीज झेलकर जो एक आम आदमी जो है, एक आम आदमी को वीआईपी कोटा मिलता है क्या? मुझे सिर्फ एक बेसिक सवाल का जवाब दे दीजिए जी, मुझे सिर्फ एक बेसिक सवाल का जवाब दे दीजिए कि आम आदमी को क्या वीआईपी कोटा मिलता है? नहीं, देखिए वीआईपी कोटा किसी को भी मिल जाता है, किसी को भी मिल जाता है। हाँ, आप किसी के भी पास जाइए, देखिए मुझे तो पता नहीं, मुझे जब सीटों की जरूरत होती है तो मैं किसी एमपी को रिक्वेस्ट दे देता हूँ और मुझे कोटे में से 2-1 सीटें जितनी भी चाहिए, फेवर लेना हो गया, ये तो फेवर लेना हो गया, ये तो फेवर लेना हो गया जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी है। किसी की भी ये तो अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचार हो गया। देखिए इसमें तो देखिए बाल की खाल निकालने वाली बात हो गई दीपक भाई, बाल की खाल निकालने वाली बात हो गई। बाल की खाल आप निकालते हैं, अगर हम निकालें तो गड़बड़। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। रागिनी नायक कुछ कहना चाहती है। रागिनी नायक आम आदमी के रैंक से आए हैं और ये जितने भी दूसरे लोग हैं जिनके खिलाफ वो लड़ रहे हैं, चाहे वो मोदी साहब हों, चाहे वो राहुल साहब हों, चाहे वो कोई भी हों, ये लोग बाकायदा खास आदमी है। इनकी अप्रोच नहीं है। नरेंद्र मोदी भी एक चाय बेचने वाले थे। अरविंद केजरीवाल से कोई भी किसी भी वक्त मिल सकता है। मुझे मिला दीजिए। चलिए, आप कब मिलाएंगे? बोलिए, नेशनल टीवी पे बोलिए आपको दीपक चौरसिया आने वाले मेरे साथ। मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ, वाराणसी दिल्ली में आएंगे तो मैं ले जाऊंगा। आप बोलिए, आप कमिट करिए कि मुझे इस तारीख को मिलवाएंगे। आप मिलना चाहेंगे तो 1 सेकंड में मिलवा मैं अभी मिलना चाहता हूँ सर, मैं तो मिलना चाहता हूँ। बिल्कुल मिलिए। मैं तो कह रहा हूँ, वो तो सिलेक्टेड लोगों से मिलते हैं, ऐसा वो सिलेक्टेड पत्रकारों से मिलते हैं, सबसे सिलेक्टेड। सबसे रागिनी नायक कुछ कहना चाहती है। रागिनी, सिलेक्टेड लोगों से तो मोदी जी और राहुल जी मिलते हैं। दीपक जी, देखिए मुझे लगता है ये बात अब जग जाहिर है। अरविंद केजरीवाल खुद ही ये आह्वान करते हैं कि पूरे देश भर से जितने उनके वॉलंटियर्स हैं, समर्थक हैं, वो एक जगह आकर एकजुट हों, तब उनकी रैली होगी। आज दिन भर से टीवी देखने पर पता चला कि उनके नेता प्रवक्ता बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमारे तमाम प्रदेशों से वॉलंटियर्स आए हैं और तब यहाँ पर ये रैली हुई है। इसीलिए मुझे लगता है आज बड़ा बहस का सवाल ये नहीं होना चाहिए कि रैली प्रायोजित है या नहीं, ये स्वतः स्वेच्छा से आए हुए लोग हैं या बुलाए गए लोग हैं। और मान लीजिए स्वेच्छा से आए हुए लोग भी हैं तो बहुत बार देखा गया है कि जो भीड़ है वो वोट में तब्दील नहीं होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की कुछ बातें जो उन्होंने आज कही, उनके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। उन्होंने सबसे पहला जो मुझे बहुत ही चिंताजनक, देश और राजनीति और प्रजातंत्र के लिए बहुत ही चिंताजनक बात लगी, वो ये कि उन्होंने खड़े होकर आज इस बात का ऐलान किया कि अगर जनता उनको वोट देती है तो इसका मतलब ये है कि 1 साल में दोबारा चुनाव होगा। अब आप देखिए कि किस तरह से इंस्टेबिलिटी की मशीनरी बनती जा रही है आम आदमी पार्टी को। तो आज तमगा मिल गया ना, अरविंद केजरीवाल ने खुद को तमगा दे दिया कि वो भगवान रामचंद्र की तरह हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र है। अब बचा क्या है देश में? बोल दिया उन्होंने, मंच से बोल दिया। नलिन कोहली, इस सत्यवादी हरिश्चंद्र के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं इतना कहूंगा पहले कि दोनों पार्टियों का प्रदर्शन तो देख ही लिया हमने, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, मैं शांति से सुन रहा था, शांति से अपनी बात कहना चाहूंगा। पहली बात है, आज वाराणसी जाना शायद केजरीवाल जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि गंगा जी में उन्होंने स्नान किया
अब बच्चों की झूठी कसम खाने के बाद कम से कम कुछ पाप धुलने की हो सकता है उनकी इच्छा रही हो। अब आ जाते हैं आम आदमी पार्टी पे। आपने कई प्रश्न उठाए। ये पहली पार्टी है भारत की जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है। इनके लिए पूरी विधान सिस्टम खराब है, पूरी एग्जीक्यूटिव सिस्टम खराब है, न्यायपालिका खराब है और अब तो मीडिया को भी गलियाते हैं। तो चारों स्तंभ जो है लोकतंत्र के उनको गलियाते हैं और लोकतंत्र में विश्वास की बात करते हैं। हो सकता है क्योंकि इनके तो फंड्स विदेश से आते हैं, पाकिस्तान, अमेरिका, पता नहीं कहां से। तो भारतीय इनके लिए नाम सिर्फ एक है आम आदमी, लेकिन आम आदमी के नाम का प्रयोग कांग्रेस ने भी किया है, इन्होंने भी किया। सर आप सुनते नहीं है, आपको आप लोगों ने वो तहजीब थोड़ा रख लीजिए सुनने की, थोड़ी तहजीब रख लीजिए फिरोज भाई। नहीं सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपकी रनिंग कमेंट्री बीच में आती है, आप फिर जितना चाहे बोलिए। ये प्राइवेट प्लेन से खुद ट्रैवल करेंगे जयपुर से दिल्ली, लेकिन हर व्यक्ति पे प्रश्न उठाएंगे। आम आदमी के घर के नाम पे 10 कमरे का बंगला मांगेंगे। आज अपने पत्नी के नाम के उसके लिए कहते हैं C2 टाइप अपने को मिल जाए, जब उनको D2 मिलना चाहिए। तो इनको सुविधाएं सारी चाहिए, लेकिन दिखोना और दिखाना दुनिया को कि हमारे देश में क्या है। 10 साल के कांग्रेस के शासन काल के बाद महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की दुर्दशा, ये सब विषय है और यही मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है। प्रदीप सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार। प्रदीप सिंह जी, क्या ये पूर्व नियोजित ड्रामा था अरविंद केजरीवाल का? जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, तो समझ गए ना? हाँ, कहां जा रहे थे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी? उन्होंने जब राजनीति में पदार्पण किया तो उन्होंने क्या कहा कि हम जो ये ट्रेडिशनल परंपरागत राजनीति है, ये सड़ गई है, गल गई है, इसको हटाने की जरूरत है। हम राजनीतिक विकल्प नहीं बनना चाहते, हम वैकल्पिक राजनीति करना चाहते हैं। आज अरविंद केजरीवाल उसी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में पीछे की लाइन में खड़े हैं, वो वही सब कर रहे हैं। और सवाल जैसे फिरोज बख्श साहब अभी पूछ रहे थे कि कांग्रेस ये नहीं करती क्या, बीजेपी ये नहीं करती क्या, हम करते हैं तो क्या गलत? तो आप उन्हीं के जैसे, मेरा मतलब ये नहीं था, आप उनसे अलग नहीं हैं। देखिए बिल्कुल अलग है। आपने शुरू किया मुद्दा भ्रष्टाचार से शुरू किया, हम बताएंगे किस तरह से अलग है प्रदीप भाई। अब आपका मुद्दा जो है वो नरेंद्र मोदी हो गए हैं। तो एक तो आपने अपना जो असली मुद्दा था, जिस पर आप अकेले खड़े थे, सबसे अलग थे, उसको आपने छोड़ दिया। अब आपके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। आपने जिस वीआईपी कल्चर का इतना जोर शोर से विरोध किया, जिसके बारे में सब पर आरोप लगाए, उसी वीआईपी कल्चर का शिकार आज आपकी पार्टी के नेता हैं। कितनी सिक्योरिटी दी गई आज बनारस में? चारों तरफ पुलिस ही पुलिस थी, कमांडोज थे उनके चारों तरफ। क्या कोई पत्र आया था आपके पास? क्या उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी? देखिए, केजरीवाल जी जब बनारस आ रहे थे तो उनकी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी लगाई गई थी, क्योंकि वो दिल्ली प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कोई अगर मुख्यमंत्री किसी प्रदेश के किसी जिले में आता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा उसकी हो। दूसरी बात यह है कि वहां पर यह आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं। तो हिंसा ना होने पाए, कोई उपद्रव या दंगा ना होने पाए, इसलिए सरकार ने वहां सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करी थी। उनके लोगों द्वारा भी कहा गया था प्रशासन से कि बीजेपी के लोगों द्वारा हिंसा करने की, उपद्रव करने की, विवाद करने की, झगड़ा करने की संभावना है। अरविंद केजरीवाल का जहां तक ताल्लुक है, अरविंद केजरीवाल वैसे ही है जैसे, लेकिन पार्टी में आई है ऊंच नीच। पार्टी में ऊंच नीच नहीं आई है। मेरे ऊंच नीच का मतलब ये सुनिए, ऊंच नीच का मतलब ये है, देखिए जैसे सफाई करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए करप्शन में कहीं ना कहीं उसमें जाना पड़ता है, पाँव तो काले होंगे। मैं उस ऊंच नीच की बात कर रहा हूँ। तो मतलब अरविंद केजरीवाल के पाँव काले हो चुके हैं? नहीं, तो जाहिर सी बात है, ये तो इतनी गंदगी को जब आदमी साफ करेगा तो पाँव काले होने का मतलब पाँव काले होने का मतलब आप समझते हैं? पाँव काले होने का मतलब समझते हैं? गंदगी में कूदना पड़ेगा तो आदमी को छींटे आती हैं, छींटे आती हैं, लेकिन मतलब छींटे आ चुके हैं? नहीं, मतलब छींटे आ चुके हैं, शर्ट गंदी हो चुकी है। नहीं, मैं तो आपके सवाल पर सवाल कर रहा हूँ। उनके ऊपर छींटे इस तरह से नहीं आए जैसे आप समझ रहे हैं करप्शन से या कोई खराबी उनके अंदर आ गई है। किस तरह के छींटे आए फिर समझाइए ना आप।
सीटें किस तरह के आए, जो लोग उनके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों के। अरविंद ने सीट की बेल्ट नहीं लगाई, मतलब किसी न किसी तरह से अरविंद को सूली पे लटकाने की बात हो रही है चैनल्स पे। ये पूरा प्लान प्रोग्राम है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और अरविंद केजरीवाल इन सबसे धुल के साफ सुथरे होके आएंगे। 16 मई को आप देखिएगा जाते हैं जी। आम आदमी का चालान हो जाता है अगर सीट बेल्ट न लगाए, हेलमेट ठीक है, आम आदमी का चालान हो जाता है अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई जाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का चालान नहीं होगा क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, एक खद्दरधारी व्यक्ति है, एक वीवीआईपी व्यक्ति है। फिरोज बख्श साहब चाहे जितना कहें, लेकिन जो सच है वो जनता के सामने है, और जनता के सामने इस पूरी राजनीति का भी पर्दाफाश एक दिन हो जाएगा। हम यही कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को जितना भी डिस्कस करने जाएं आप किसी भी पब्लिक डिबेट के अंदर, तो कहीं ना कहीं नए तथ्य उनके सामने निकलते हैं। कथनी और करनी में फर्क है, और कथनी के और करनी के इसी फर्क को मानने को तैयार नहीं होते हैं आपके नेता।